हाय एवरीवन, मैं बबलू आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस फिजिक्स के पहला लेसन प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग प्रकाश के परिवर्तन होता क्या है। जैसे कि प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती है और टकराने के बाद वस्तु से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी क्रिया कहते हैं प्रकाश के परिवर्तन। और एक होता है हमारा अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन में? दो माध्यम होते हैं। जैसे कि ये हमारा एक माध्यम एक हो गया और ये माध्यम दो हो गया। प्रकाश किरणें क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। इसी दोनों घटना पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला सवाल हमारा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश किस में गमन करती है? सीधी रेखा में। यानी प्रकाश जो हमारा होता है वो सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़े मेढ़े लाइन में वो गमन नहीं करती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का जो चाल होता है सबसे कम हमारा होता है वो होता है कांच में होता है। किस में होता है? कांच में हमारा हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग किसमें कितना होता है। अब जैसे कि यह हमारा हो गया कि निर्वात में होता है हमारा प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है निर्वात में। निर्वात यानी खुली आकाश होता है, हवा होता है, इसमें होता है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह जल में हमारा लगभग होता है 2.25 लाख, यानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड अप्रॉक्स होता है इतना ही। और निर्वात और वायु एक ही होता है, इसमें भी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। और कांच में जो होता है, कांच में हमारा होता है प्रकाश की चाल, कांच में होता है ये होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हमारा कांच में होता है। 13 अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, या तो निर्वात में पूछा जाएगा, हवा में पूछा जाएगा, कांच में पूछा जाएगा, या जल में प्रकाश की चाल। तो निर्वात और वायु में क्या होता है? प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह जल में होता है 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में सबसे कम होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होता है? अलग अलग है। सबसे ज़्यादा निर्वात में या खुली आसमान में यानी वायु में होता है, और सबसे कम होता है कांच में। यानी जिस माध्यम का सघनता जितना ज़्यादा रहेगा ना उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगी? कम होती है, और जिसमें सघनता कम होता है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। यानी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं ना, तो जो साइड ड्राइवर के चलाने वाला स्टैंड होता है उसके सामने एक शीशा लगा रहता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा दर्पण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ड्राइवर के सामने लगा रहता है शीशा, ताकि गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति के बारे में ड्राइवर आसानी से देख सके कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो होता है हमारा समतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है कह रहा है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? यानी मोटर कार होता है उसके हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो इसमें हो गया समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, हो गया उत्तल लेंस। इसका ऑप्शन ये
छूट गया है, तो ये ऑप्शन डी हो गया। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो हेडलाइट में होता है ना, वो ऐसे ही होता है, हेडलाइट इस तरह बनावट होता है, तो इसमें लगा रहता है अवतल दर्पण, ताकि प्रकाश उसे टकरा कर फैलते हुए ऐसे जाता है प्रकाश, ताकि दूर तक प्रकाश फैल रहा है, पर्याप्त रोशनी मिल सके। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई होता है। तो समतल दर्पण जो होता है हमारा, प्लेन मिरर जो होता है, उसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ऑप्शन दिया है डायप्टर, लुमिनेन, लॉक्स एंड एंगस्ट्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, लेंस का जो क्षमता होता है इसका एसआई मात्रक हमारा होता है डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर, ठीक है, जिसको सूचित करते हैं डी से सूचित करते हैं, डायप्टर को डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर हमारा फार्मूला होता है 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसको सूचित करते हैं डी से, तो लेंस की क्षमता कैसे मतलब होता है? डायप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? यानी प्रकाश की किरण, जैसे मानते हैं कि ये हमारा हो गया, एक हमारा ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें दिखाना है प्रकाश की किरण को। अब यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ से आपतित होती है और बस टकराने के बाद से ये फोकस से होकर के जाती है। तो इस बनावट को क्या कहते हैं? इस बनावट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मन प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र कहते हैं किरण आरेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि लेंस 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर क्या होता है? फोकसांतर से मतलब है कि हमारा कि फोकस क्या होता है। फोकसांतर से हमारा क्या तात्पर्य है कि एफ का मान बताना है, और डी का मान हमारा दिया है 2D। डी का मान कितना है? 2D दिया है, यानी कि डी बराबर है हमारा 2 है और एफ का मान बताना है। अभी फार्मूला हम देखे हैं कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर हमारा होता है, डी बराबर होता है 1/f। डी बराबर फार्मूला हमारा होता है, डी बराबर होता है 1/f। सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है तो ऊपर हो जाएगा 100/f। तो डी का मान हमारा दिया है 2 और एफ का मान निकालना है हमको। तो एफ इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा इधर बराबर में और 100/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें हट गया है जो कि 50 सेंटीमीटर ऑप्शन था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये फार्मूला याद रखेंगे कि डी बराबर क्या होता है? डी बराबर 100/100 सेंटीमीटर होता है। यदि रहेगा और मीटर में रहेगा तो 1/डी बराबर, अगर मीटर में दिया मान रहेगा ना तो 1/f होता है, 1/f। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा अब नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर यानी कि एफ बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी क्षमता यानी कि डी का मान बताना है। डी बराबर क्या है, अभी हम लोग सूत्र देखे हैं, डी बराबर की 100 बटा में एफ होता है। तो एफ का मान दिया है हमारा, एफ का मान दिया है 50, एफ का मान दिया है 50, इसको काटेंगे तो आएगा 2d। अब पूछा है उत्तल लेंस, क्या पूछा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में याद रखेंगे कि उत्तल लेंस में सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस के लिए जितनी भी दूरियां होती है सब पॉजिटिव होती है। तो ये +2d मान होगा, क्या होगा, +2d। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है क्या कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों का समूह क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्ण। तो प्रकाश के किरणों का समूह हमारा कहलाता है किरण पुंज। इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, वैसे किरण पुंज के प्रकार का देखते हैं तो किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं किरण पुंज। पहला हमारा होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी और तीसरा होता है समानांतर। समानांतर किरण पुंज होता है। ये होते हैं 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। अगर इसका फिगर बनाते हैं तीनों का, फिगर दूसरे कलर से आप बना के दिखाते हैं। जैसे कि अभिसारी मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आकर के केंद्रित होती है, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगी, ये ऐसे होगी किरण पुंज, प्रकाश स्रोत से निकल के आएगी और एक बिंदु पर अभिसारित होगी, जिसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी में क्या होगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगी, यानी प्रकाश की किरणें क्या होगी, एक बिंदु से निकलेगी और निकल करके फैलती हुई चली जाएगी, फैलती हुई चली जाएगी। तो यह हमारा हो जाएगा अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना, अभिसारी का मतलब होता है एक जगह मिलना। उसके बाद आता है हमारा समानांतर किरण पुंज। समानांतर का मतलब होता है कि सीधी लाइन, जैसे कि ये लाइन होगी, यानी प्रकाश स्रोत से निकलेगी प्रकाश की किरणें और सीधी रेखा में ऐसे गमन करते हुए चली जाएगी। तो ये रहा किरण पुंज, 3 तरह के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है उत्तल लेंस की क्षमता, सॉरी किधर गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में जितने भी दूरी, चीन परिपाटी के अनुसार, इसमें जो भी पढ़ते हैं हम लोग उत्तल और अवतल लेंस में या दर्पण में पढ़ते हैं, जो भी दूरी मापते हैं चीन परिपाटी के अनुसार मापते हैं। तो इसमें इसके जो उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस का है या उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण, इसमें प्रत्येक दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। प्रत्येक दूरी किसमें होती है, धनात्मक होती है। कोई भी दूरी मापेंगे उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण के लिए, वो सभी दूरी होती है धनात्मक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही हमारा अवतल अगर आता है, अवतल में क्या होता है, ऋण, इसके ठीक उल्टा हो जाता है। उत्तल और अवतल एक दूसरे को उल्टा होते हैं। तो उत्तल के लिए धनात्मक है तो अवतल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अवतल पे आ गया, पहला उत्तल था तो दूसरा अवतल पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अभी हम लोग देखे हैं कि उत्तल का धनात्मक होता है तो अवतल का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी सभी दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक। चीन परिपाटी के अनुसार ही सभी दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि
उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यानी वो पूछ रहा है उत्तल लेंस क्या, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को देखते हैं थोड़ा। उत्तल लेंस हमारा होता है कुछ इस प्रकार से होता है, यानी इसका मध्य भाग मोटा होता है और किनारे वाला भाग पतला होता है। किनारे वाला भाग होता है पतला और मध्य भाग मोटा होता है, बीच में मोटा होता है। तो इसको कह रहा है कि इसको कौन सा लेंस कहते हैं। यदि इससे कोई किरण आरेख गुजारते हैं, इससे कोई किरण आरेख गुजारते हैं तो ये क्या होता है, अपवर्तन के बाद से ये क्या होता है, एक बिंदु पर अभिसरित होता है। एक बिंदु पे क्या होता है, अभिसरित होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। उत्तल को कहेंगे अभिसारी। ठीक उल्टा इसको होता है अवतल होता है, जो कि उससे जब प्रकाश अपवर्तित होगा, उससे होकर गुजरेगा तो अपवर्तन के बाद से क्या होगा, फैलते हुए चला जाएगा। और ये उत्तल होता है हमारा एक बिंदु पे ऐसे आकर के दूर से मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ देखिए अभी ये आ गया अवतल पर, अभी उत्तल पे था, अभी ये अवतल पे आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। तो ये हमारा अवतल लेंस को फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस जो कि बीच वाला भाग पतला होता है और किनारा वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। किनारा वाला मोटा होता है, बीच में पतला होता है। जब इससे प्रकाश की किरणें होकर के गुजरती है तो अपवर्तन के बाद से ये फैलते हुए ऐसे चली जाती है, फैलते हुए चली जाती है, यानी फैलने को कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। ऐसे आएगा और ऐसे फैलते हुए ऐसे चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। यानी याद रखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, आप पूरा दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नहीं, लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं कर सकते। वैसे हम देखते हैं कि लेंस होता क्या है। लेंस हमारा जो होता है पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। लेंस जो होता है दो ज्यामितीय पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, यानी दो पारदर्शी माध्यम रहेगा तब जाके हमारा लेंस बनता है। तो जल हमारा पारदर्शी होता है, कांच भी पारदर्शी होता है, प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है, यानी लेंस बनाने में हम तीनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी होता है हमारा अपारदर्शी होता है, यानी इसके आर पर हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए लेंस बनाने में मिट्टी का हम लोग उपयोग कभी नहीं करते। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी बताना है कि कौन सा दर्पण है जो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का आकार जो भी रहेगा उससे छोटा प्रतिबिंब। अगर वस्तु इतना बड़ा है इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, यानी वस्तु से हमेशा छोटा। वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो जैसे कि हमारा उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गाड़ी जो होता है, गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है दर्पण, उतनी बड़ी गाड़ी पीछे से आती है और छोटे से दर्पण में बन जाती है, पूरा फिगर गाड़ी का बन जाता है, जिसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो ये गुण हमारा होता है उत्तल दर्पण का, होता है उत्तल दर्पण का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी पढ़े हैं हम लोग कि उत्तल जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका उल्टा ठीक हो जाएगा, अवतल बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब। जैसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं सैलून में करते हैं, यानी हजामती दर्पण इसको कहते हैं। क्योंकि दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है, सैलून में लगा रहता है। तो दाढ़ी बनाते हैं तो छोटा रहता है, उसमें आसानी से बड़ा रहता है, दिख जाता है, इसलिए इसको हजामती दर्पण के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं हजामती दर्पण, हजामती
दर्पण। तो इसका नाम याद रखेंगे, उपनाम जो होता है क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण किसे कहते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन देखेंगे और 3 क्वेश्चन देखते हैं। आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब 2 नियम कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारा प्रकाश के परिवर्तन का फिगर बना रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। ये हमारा एक समतल दर्पण है और इससे प्रकाश किरणें टकरा करके वापस जा रही है। तो ये हमारा आई और ये होता है आर। तो ये हमारा होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण और ये हमारा होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। ये होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु होता है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी ये ऊपर का समतल अलग और नीचे वाला समतल अलग। तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये हमारा अभिलंब। ये देखिए तीनों हमारा एक ही तरफ है, तीनों एक साइड है। तो ये पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा हमारा नियम कहता है कि आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण होता है आपतन कोण, जिसको लिखते हैं आई से। कैसे लिखते हैं? आई से। और होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है, उसको लिखते हैं आर से, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम कहता है प्रकाश परिवर्तन, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर, यानी कोण आई बराबर में कोण आर, कोण आई बराबर में कोण आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आती है तो क्या होती है? मुड़ जाती है। यानी प्रकाश किरण आ रही है हवा से कांच में, हवा से कांच में, यानी विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। तो इसमें आएगी और आने के बाद से क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी कह रहा है कि जो हवा होता है विरल माध्यम हो गया और कांच हमारा हो गया सघन माध्यम हो गया। ये प्रकाश की किरण होती है वो विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट आती है, अभिलंब के निकट आती है। याद रखेंगे विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब से निकट जाएगी, और ठीक उल्टा करते हैं, सघन से विरल में लाते हैं तो अभिलंब से दूर हटेगी। यानी विरल मतलब कि जो माध्यम पतला हो, जो ज़्यादा घना न हो। तो कम घना से ज़्यादा घना में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और वही ज़्यादा घना से कम घना की ओर जाएगी तो क्या होगी? वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो 19 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब से निकट आती है, अभिलंब के निकट आती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज का लास्ट सवाल देखते हैं, बाकी इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट सवाल है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यानी कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक मतलब होता है लेंस, अभिदृश्यक मतलब होता है लेंस। यानी कैमरा के सामने जो मुंह लगाता है जिसमें फोटो कैप्चर करता है उसको अभिदृश्यक कहते हैं। नेत्र जिसे बोल सकते हैं, कैमरा का नेत्र बोल सकते हैं। तो वो होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा हमारा साइंस क्लास 10th के लेसन 1 का कुछ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको समझ आएगा। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।